हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक केमिस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मेरा सजेशन यही है कि आप वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी गलतियां कहाँ पे हैं, ठीक है। आप कहाँ पे रुक रहे हो। बाद में आप वीडियो देख करके समझ जाएंगे कि हाँ, ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है दूध और पानी के 3 मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। कोई मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, 3 रेशियो मिश्रण है, जिसमें क्या होता है, रेशियो दे रखा है, मिलाया जाता है। तो जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3, 2:3 और 4:1 है। तो मिश्रण पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। एक चीज आपको देखिए कि दिया है कि दूध और पानी के 3 मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि बराबर मात्रा में उनका जो मिलाने का रेशियो है वो बराबर है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ बेसिक मेथड से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बेसिक मेथड के साथ साथ ट्रिक भी बताता हूँ। तो पहले मैं बेसिक बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर 3 है, मान लीजिए 3 दिया है, 1, 2 और 3 मिश्रण है। कह रहा है तीनों बराबर हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, 20x मान लेते हैं। तीनों को कितना, ये भी 20x a, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। 3 मिश्रण हो गए, a b, और तीनों क्या है, बराबर में मिश्रण है। तो ये भी अगर 20x लीटर है तो ये भी 20x लीटर, और ये भी 20x लीटर हमने मान लिया, क्योंकि तीनों बराबर कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है कितना है, इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, एंड इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना है, ठीक है। इसमें जो मिल्क वाटर का रेशियो है, इसमें जो मिल्क वाटर का रेशियो एंड मिल्क वाटर का रेशियो। आप सोच रहे होंगे 20x 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 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे देखो रेशियो जो है वो 4 आ रहा है, टोटल 4, टोटल 5, टोटल 5। तो ऐसा मानते हैं ताकि क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और हमें मिल्क एंड वाटर का एग्जैक्ट मान प्राप्त हो, ठीक है। क्योंकि रेशियो दशमलव में मिलेगा तो वो क्या होगा, सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इसलिए ऐसा ही मानते हैं, इनका एलसीएम हमने ले लिया तो 20, ठीक। तो चलिए, कह रहा है ए 1 और 3 के अनुपात में है। 1 और 3 के अनुपात में मतलब 4 यूनिट बराबर 20 लीटर। टोटल ये क्या है, मिल्क एंड वाटर 4 है, 4 के बराबर 20 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना, 5। तो मिल्क हमारा कितना हो गया, 5, और पानी कितना हो गया, 5 3 यूनिट 15x, ठीक। और यहाँ पे कितना है, 20x, और ये कितना रेशियो है, 2 और 3 का। तो 5 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान कितना, 8x, और 3 यूनिट का मान 12x। और यहाँ पे कितना दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, 4 और 1। तो 5 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट का मान कितना, 4, तो 4 यूनिट का मान 16x, और 1 यूनिट का मान कितना, 4x। अब हमें मिल्क एंड वाटर तीनों का अलग अलग पता चल गया। अब कह रहा है मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो वाटर वाटर जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये 5x लीटर है, ये 8x लीटर है, और 6x लीटर है। ये मिल्क है, ये वाटर है हमारा। तो क्या करते हैं, अब जोड़ सकते हैं, तो सीधा सीधा हमें पता चल गया ना कितने कितने लीटर हैं। तो वाटर की बात कर रहा है पहले, वाटर वाटर कितना, 15, 12, 27, 4, 31, यही तो होगा, वाटर है हमारा। तो ये कितना हो गया, 31x का रेशियो पूछ रहा है। तो अब मिल्क का, मिल्क कितना है हमारा,
5x, 8x, 13x, 13 16 29x। तो x से x कैंसिल, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 31 एंड 29। कितना आ गया, 31 एंड 29। तो कौन सा सही है हमारा, ये। ठीक है, कितना है, कौन सा सही है, सी। तो चलिए अब दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, यही जगह है तो थोड़ा सा ट्रिक। ठीक है, तो क्या होगा, कह रहा है कि तीनों मिश्रण बराबर हैं, मतलब ए बी सी जो का रेशियो है मिश्रण का वो कितना है, बराबर है। मतलब कुछ भी मान लीजिए, अगर 20 20 20 मानेंगे तब भी तो रेशियो 1 1 और 1 का ही आएगा। कितने का आएगा, 1 1 और 1 का ही आएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा क्या है, मिल्क। यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं टोटल, यहाँ पे वाटर ले लेते हैं टोटल। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये किसका रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का। ये हमारा मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क है एंड वाटर है। तो आप एक चीज बताइए, मिल्क कितना है टोटल, हमारा अगर 4 है तो मिल्क कितना है, मिल्क कितना है टोटल से, टोटल में टोटल कितना है हमारा 4, और उसमें मिल्क कितना है 1, और रेशियो कितना मिला रहे हैं 1 का गुणा कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आगे अगर करें तो इसमें कितना मिल्क है, 2 है, प्लस जोड़ दिया मिल्क, क्योंकि मिल्क अलग ले रहे हैं, और टोटल कितना है 5। अगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि जब हमसे कोई पूछेगा कि भाई रेशियो में दे रखा है तो मिल्क कितना है, तो हम क्या बताएंगे भाई, टोटल हमारा 4 है, यहाँ टोटल हमारा 4 है जिसमें से मिल्क 1 है, टोटल हमारा यहाँ 5 है जिसमें से मिल्क कितना है 2 है, और कितना मिला रहे हैं 1 के रेशियो में, तो 1 का गुणा कर, जितने के रेशियो में मिला रहे हैं उतना हम गुणा करते जाते हैं। अब फिर यहाँ पे मिल्क कितना है, 4 1 5 टोटल है, 5 में से 4 क्या है हमारा, मिल्क है, क्या है, मिल्क है। ठीक है, कितना मिल्क है, और मिला कितने हैं 1 के रेशियो में, ये क्या हमारा हो गया मिल्क। अब वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर में भी तो यही होगा, टोटल हमारा कितना है 4, और मिला कितना रहे हैं हम, मिला कितना, वाटर है कितना टोटल से 3, 1 मिला रहे हैं एक रेशियो में, प्लस ऐसे ही करते जाइए। यहाँ पे वाटर कितना 3, टोटल 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है हमारा, वाटर 1 है, टोटल 5 है, गुणित 1। अब क्या करते हैं, सबको सॉल्व कर लेते हैं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिल गया, ये हमारा जोड़ लेते हैं, कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, 5 चौका 20, तो इसका एलसीएम हो गया 20, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे सब में तो कोई फर्क नहीं है, तो 4 से भाग दिया कितना 5 आया, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, इतना तो सबको आता होगा भाई। 5 चौका 20, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, फिर 5 से भाग दिया तो 4 आएगा, 4 में 4 का गुणा किया तो 16। अब यहाँ पे भी कितना आएगा इनका एलसीएम, 4 5 5 का एलसीएम 20, 20 में 4 से भाग दिया तो कितना 5 आएगा, ये कितना हो जाएगा 5 3 15, और 5 से भाग दिया तो कितना 4 आएगा, 4 3 12, और 5 से भाग दिया तो कितना आएगा 4 1 का 4, 4 आएगा, 1 का गुणा किया 4। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये क्या है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हो गया 8 5 13 16 29, और इधर कितना 12 15 27 4 31। तो ये कितना किसका आ गया रेशियो, मिल्क एंड वाटर का। तो हमसे पूछा क्या है, वाटर एंड मिल्क का। तो वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना होगा 31 एंड 29। तो कौन सा सही है, सी वाला। तो दोनों मेथड हमने बता दिया। क्या है कि इसमें जो रेशियो बराबर कह रहा है, तो क्या करते हैं कि मिल्क अगर ले रहे हैं सारा सारा, तो अपॉन टोटल, अगर हमसे कोई पूछे वही कि मिल्क कितना है तो आप कैसे बताओगे, ऐसे ही कह दोगे कि 1 है या 2 है या 4 है, ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे भाई। टोटल मिक्सचर कितना है उसमें से मिल्क कितना है ये बताते हैं हम। कोई पूछता है हमसे तो हम यही बताते हैं ना कि टोटल 5 लीटर मिक्सचर है जिसमें से 1 लीटर दूध है, या फिर 5 लीटर मिक्सचर है
3 लीटर दूध है, ऐसा बताते हैं ना भाई, जो रेशियो होता है वही तो हम बताते हैं। तो हमने क्या किया, मिल्क को अलग जोड़ लिया और वाटर को अलग जोड़ लिया, और कह रहा है किस रेशियो में मिला रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 का रेशियो होता है तो यहाँ 1 का गुणा करते हैं, यहाँ 2 का गुणा करते हैं, यहाँ 3 का गुणा करते हैं। तो जिस रेशियो में क्या है उसका हम गुणा करते जाते हैं। ठीक है, चलिए आएगा सवाल, अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहेंगे तो अलग अलग रेशियो वाले भी सवाल मैं कराऊंगा। पहले आपको सिंपल सवाल करा है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और आप इसे सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए, मैं यही, मेरा सजेशन यही है आपसे कि आप सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मेरे सॉल्व करने से क्या है कि मैं तो आपको समझा दूंगा, और करना तो भाई एग्जाम में आपको ही है ना। तो ठीक है, चलिए पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति कुल दूरी के पहले 1/3 भाग के लिए 40 किमी प्रति घंटे की यात्रा करता है, और शेष दूरी 50 किमी की गति से यात्रा करता है। तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति, एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लिया हमने उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3x। तो आपने सोच रहे होंगे कि 3x ही क्यों माना, 3x इसलिए माना भाई क्योंकि आप पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है 1/3, 1/3 किसका निकलेगा, या तो 30 का निकलेगा, या तो 3 का निकलेगा, या तो 9 का निकलेगा, मतलब 3 के, ऐसा हम ले मानते हैं जो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या मान लिया, पहले 3 ले लिया, क्योंकि आगे और कुछ नहीं कट करने के लिए कह रहा है, तो 3 मान लिया, ठीक है। तो वो कह रहा है, अब चलिए ये हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये 3x कितनी है, 3x। अब कह रहा है 1/3, 1/3x का 1/3 कितना होगा, x होगा। तो x डिस्टेंस वो कितने की स्पीड से ट्रेवल करता है, 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से, और बाकी डिस्टेंस जो है वो 50 किमी, बाकी बचा कितना, 3x में से 1x गया तो 2x, ये किसकी स्पीड से, 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। चलिए अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 3x, अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम तो हमें पता नहीं है टोटल, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना टाइम लगा, तो बता सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग दे दिया तो हमें टाइम पता चल जाता है। तो x/40 यहाँ की टाइम पता चल गया, और यहाँ कितना टाइम लगा 2x/50, यहाँ भी टाइम पता चल गया। अब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हो गया, यहाँ से कट कर लेते हैं, ये कितना 25। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x, अब यहाँ से x कॉमन कर लिया, और इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, तो कितना हो गया, इधर गया 40, इधर गया 25, 40 25 कितना हो गया 65, और ये कितना हो गया 25 चौके 100, मतलब 1000, कितना हो गया 1000, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1000 ऊपर जाएगा, ये कितना 3 × 1000, अपॉन कितना 65, ठीक कितना 65। तो कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 13 5 65, तो ये कितना आ गया हमारा 600 बटा कितना 13 किमी प्रति आवर की एवरेज स्पीड आ गई हमारी। तो कौन सा सही है हमारा, बी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल ही क्वेश्चन था। बाकी ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए, मेरा सजेशन यही है कि आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि वीडियो रोक करके आप सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है 6 वर्षों बाद पी की आयु क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो सबकी मैं वर्तमान आयु क्या मान लेता हूँ, पी की पी मान लेता हूँ। वर्तमान आयु सबकी पी की पी, क्यू की क्यू, और कोई है नहीं, दो ही हैं, तो इनकी वर्तमान आयु पी क्यू मान लेता हूँ। तो कह रहा है पी की आयु 6 वर्ष बाद पी की आयु, तो अभी तो पी है प्रेजेंट एज, 6 वर्ष बाद कितनी होगी, इतनी। क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम होगी, क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम होगी, ठीक है। पी की 6 साल बाद जो होगी वो क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम होगी, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्यू माइनस पी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ, 10। कितना आ गया, 10। आगे कह रहा है यदि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, पी और क्यू की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो इनका अनुपात कितना है, 5 एंड 6। तो हम मान लेते हैं इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, पी की 5x है और प्रेजेंट एज क्यू की कितनी है, 6x, ठीक है। कितनी है, 6x। अगर x नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा x मानना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक। यहाँ देखा जाए तो 1 यूनिट क्या है, q जो है p से 1 यूनिट बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 यूनिट, मतलब x बड़ा है। और यहाँ q p से कितना बड़ा है, 10 साल। यहाँ पे देखा जाए तो q जो है p से कितना बड़ा है, 10 ही साल तो बड़ा है। ये देख लीजिए q माइनस पी का अंतर कितना है, x, यहाँ q माइनस पी का अंतर कितना है, 10। तो यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर, तो x का मान कितना हो गया, 10। तो यहाँ से q का मान कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि x का मान 10 तो 6x का मान 60, और 5x का मान कितना हो जाएगा, 50। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद q की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद q की आयु कितनी होगी। अभी प्रेजेंट एज ये 60 है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 70 ही है। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही है, आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको इतना लंबा लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना हो सके ध्यान से पढ़िए और वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अगर चाहे तो 20 दिन में इसे कार्य को पूरा कर सकता है, और बी अकेला वही कार्य 30 दिन में। बी अगर अकेला चाहे तो 30 दिन में से काम कंप्लीट कर सकता है, सेम काम। और ए भी मिलकर उस कार्य का आधा भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए भी मिलके अगर वो आधा भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं तो पूरा भाग, अगर आधा भाग कम काम 10 दिनों में पूरा करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 2s दिनों में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप 4 फल है टोटल और आप एक दिन में एक खाते हो, तो कितने दिन में खा लोगे, तो 4 दिन। जैसे कोई, अगर यहाँ पे आधे और पूरे की बात हो रही है, तो कोई एक फल है मतलब एक कार्य, अगर आप डेली आधा खाते हो तो उसे कितने दिन में खाओगे, 2 दिन में। तो बात तो वही हुई। तो ये पूरा काम कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा, 2s दिनों में। तो चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम, तो इसका तो एलसीएम ले नहीं सकते हैं, तो चलिए इसका ले लेते हैं। इन दोनों का कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। मैंने आपको बताया है कि ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। टोटल वर्क हम कुछ भी ले सकते हैं। हम इनका एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं इनके टाइम से, टोटल वर्क मानते हैं जो, उनमें डिवाइड करते हैं, तो जो इफिशियंसी हमारी आती है वो एग्जैक्ट आती है, ना कि दशमलव में आती है। कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि भाई जब नहीं दिया होता तो वो दशमलव में आता है, जैसे यहाँ पे भी 2s का मान नहीं दिया है, तो हो सकता है दशमलव में आ जाए a+b का मान, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे 20 से अगर भाग दिया, टोटल ये डे हो गया, टाइम हो गया जिसे कह सकते हो। टाइम
टाइम को टोटल वर्क भाग देंगे तो क्या आती है हमारी इफिशियंसी आती है। तो ये कितना है 60 में अगर 20 से भाग दिया तो 3, यहाँ कितना 2, यहाँ हमें पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, ए प्लस बी अगर टुगेदर काम करें तो कितना टाइम लेंगे, टुगेदर कार्य करें तो कितना टाइम लेंगे, लगने वाला टाइम क्या होगा भाई, बता सकते हो कि नहीं, क्योंकि ए और बी की जो एफिशिएंसी दे रखी है वो दे रखी है इतनी, ये जो है हमारी 5 है। टोटल वर्क हमें पता है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे 12, कितने दिन में 12 डे में, कितने दिन में 12 डे में। तो लेकिन ये कह रहा है कि 2 ईयर्स डे में, मेरा आ रहा है 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये कह रहा है 2 ईयर्स डे में, तो ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो ये 2 ईयर्स बराबर 12, तो यस बराबर कितना 6, यस बराबर कितना 6, तो कौन सा आंसर सही है, क्योंकि हमारा जो टाइम आ रहा है वो ए प्लस बी अगर साथ में काम करें तो 12 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ईयर्स डे में कार्य करेंगे, तो 2 ईयर्स भी टाइम हो गया और 12 भी टाइम हो गया, तो दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो एस का मान कितना आ गया 6 आ गया, सिंपल सा। तो समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा कि आप भी ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये भी आप जरूर लिखिए, और नहीं अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा 42 सेमी व्यास वाले एक गोले, मतलब डायमीटर दिया है कितना 42 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस कितना होगा, डायमीटर का तो आधा ही होता है रेडियस, तो डायमीटर है 42, तो हमारा रेडियस कितना होगा 21 सेंटीमीटर, हमें पता चल गया, ठीक है। तो कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है, सरफेस एरिया ऑफ, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, ये क्या है सरफेस एरिया, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। अब हम निकाल सकते हैं कितना, ये दिया है कितना 4 का 4 रहने देते हैं, पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, आर का मान हमें पता है 21 का स्क्वायर था तो 21 हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 7 त्रिक 21, कितना 7 त्रिक 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, 22 और 21, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12 1 का 12, 12 दूना 24 1 25 2 से 52 उड़ते 22, या फिर इसको डबल कर लीजिए 25 दूना 50 504 उड़ते 11 कर सकते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा, अभी 11 से करना आसान है, 4 4 5 5, कितना आ गया 5544। आगे कह रहा है 12 सेमी भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, घन का भुजा दे रखी है उसकी कितनी, ए बराबर कितना दे रखा है 12 सेमी, कितना 12 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा 6a स्क्वायर,
अब आप सोच रहे होंगे 6a² क्यों लिखा, ठीक है। तो घन होता कैसा है, जिसकी लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई सब बराबर होती है। तो ये हमारा घन हो गया, ये हो गया घन, ये हो गया घन, ये हो गया घन, ये बन गया। तो इसमें कितने पृष्ठ है, कितने वो हैं फेस हैं, 1, ये 2, ये यहाँ सामने वाला 3, ये पीछे वाला 4, ये कितना 5 और एक नीचे वाला 6, टोटल 6 हो गए। तो अगर एक का ऐसे है लंबाई गुणी चौड़ाई सबका बराबर है, तो इसका a है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा a²। तो ऐसे ही 6 है तो कितना होगा 6²। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, उसके बाहरी का जो शेप पूरा के फेस का पूरा, वही तो ऐड करना वो होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसे, क्यूब। तो चलिए 6a² आ गया। तो ये a का मान दे रखा है, तो a का मान दिया है तो 12, 6 गुणित 12 का स्क्वायर कितना 144। तो ये कितना हो जाएगा 14 छंग 84, 840, 840 प्लस 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा ये 864। कितना 864। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कितना अधिक या कम है, किससे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक या कम है, मतलब इससे इतना, ये कितना अधिक है इतना कम है, तो हम घटा देते हैं। डिफरेंस कितना आएगा हमारा, ये ज़्यादा है इसमें घटा देता हूँ, 5544 माइनस 864। तो घटा दिया तो कितना आएगा, 5500 में 900 घटा देते हैं तो कितना आएगा 4500, लेकिन हमने कितना 36 ज़्यादा घटा दिया, तो 36 जोड़ देते हैं तो 45, और इसमें 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 44 कितना होगा, सॉरी 36 44 कितना हो जाएगा 90, नहीं 80, 36 44 80, कितना ज़्यादा है 4580 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा सही है हमारा 4580 डी वाला। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए और जो जो कह रहा है क्वेश्चन में वो आप करते जाओ, ठीक है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है धर्मेश ने अपने वेतन का 44.44% भोजन पर और 5400 रुपये घर के किराए पर खर्च किए। उसने बचत उतनी राशि की जो किराए पर खर्च की गई राशि से 50% अधिक थी। इसके बाद उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है और वह अपनी बचत में 10% की वृद्धि करता है। तो अब उसके द्वारा भोजन और किराए पर कुल कितनी राशि खर्च की जाती है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं उसकी वेतन कितना है, इनकम कितनी है उसकी मंथली, इनकम कितनी है, वेतन 90x। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि 90x क्यों माना आपने, तो ये 44% का मान कितना होता है, 44.44% का मान कितना होता है, जाहिर सी बात है कि इसका मान होता है 4/9, क्योंकि 11.11% का मान कितना होता है 1/9, तो इसी का तो 4 गुना है ये। तो टोटल क्या है, टोटल ये है 9, 9 में से 4 खर्च कर रहा है, तो अगर टोटल 9 नहीं मान 9 मान सकते हैं या 90 मान ले, या फिर 9 मतलब ये कहने का अर्थ कि हम क्या करेंगे 90 के मल्टीप्लाई में ही मानेंगे चाहे जितना मान लें। तो हमने सीधा सीधा क्या मान लिया यहाँ 90 मान लिया, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि उसकी इनकम जो है हमने मान लिया उसकी पहली इनकम कितनी थी 90x। अब कह रहा है वो 44.44%, मतलब 90 में से 9 का 4%, तो 90 का कितना 40x। 40x किस पे खर्च करता है वो, इनकम, एक्सपेंडिचर। 40x वो क्या करता है भोजन पे, और प्लस 5400 रुपये किस पे खर्च करता है
किराए पर खर्च करता है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हो गया इसका फूड पे, और किस पे खर्च करता है, रेंट पे। रेंट पे खर्च करता है कितना, ये हो गया हमारा प्लस का 5400 रुपये। अब उसके पास बचा कितना, सेविंग कितना की इसने, ये दोनों खर्च कर दिए, ये इसकी इनकम थी। तो अब 40 प्लस 40x प्लस 5400x 90x में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50x माइनस 5400 बचेगा। घटा के देख लो भाई, माइनस करोगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना होगा, 50 में 90 में से 40 गया 50, फिर माइनस का 5400, यही तो आएगा। अब आगे कह रहा है जो कि किराए पर खर्च की गई राशि से 50% अधिक है। तो रेंट और क्या है, सेविंग। उसने बचत उतनी राशि की, बचत मतलब सेविंग। तो रेंट से क्या किया, 50% अधिक। अगर रेंट पे उसने कितना खर्च किया था, 2 खर्च किया था, 50% का मान कितना होता है, 1/2। अगर उसने रेंट पे 2 खर्च किया तो 50% अधिक मतलब 1 अधिक, 3 सेविंग पे खर्च किया। तो रेंट का मान हमें पता है कि 5400 रुपये उसने दिया था। तो 2 यूनिट का मान 5400, तो 3 यूनिट का मान कितना, 8100। तो हमें सेविंग पता चल गई, कितनी, सेविंग पता चल गई। तो चाहे तो यहाँ से हम सेविंग निकाल सकते हैं एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन आगे कह रहा है कि वो उसके बाद उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। तो 25% की वृद्धि हो गई, कितने, 25% की वृद्धि हो गई, तो 90x का 25% वृद्धि करेंगे तो कितना, 5/4 होगा। 25% का मान 1/4, तो 4 से 1 वृद्धि 5, तो ये कितना हो जाएगा, 45×22.5 गुणित 5, 22 पंचे 110, तो ये कितना आएगा 112.5। तो अब उसकी वेतन कितनी हो गई, 112.5x। कह रहा है कि वो अपनी बचत में 10% की वृद्धि करता है, 10% की वृद्धि करता है मतलब 50x का 10% कितना, 5x। अब 55x और इसका 10% अधिक कितना होगा, 540। तो 5400 में 540 घटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 959,140। यही तो होगा 5940। अब उसकी सेविंग कितनी, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना कर, सेविंग अगर इतनी कर रहा है, इनकम इतनी कर रहा है, तो उसका जो हो जाएगी एक्सपेंडिचर वो कितना होगा भाई। तो इसका इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 55x घटाया तो कितना, 45 और 12 कितना, 57.5x, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 5940। ये उसकी क्या आ गई, ये उसकी क्या आ गई, एक्सपेंडिचर। तो अब उसके द्वारा भोजन और किराए पर कुल कितना राशि खर्च हुई, तो यही तो पूछ रहा है हमसे, भोजन प्लस किराया दोनों है। तो 57.5x प्लस 5940, यही तो खर्च हुआ भाई। तो हमें x का मान नहीं पता, तो यहाँ पे देखिए सेविंग की बात पहले की उसने, तो सेविंग हमारी कितनी थी, यहाँ पे हमारी सेविंग थी 50x माइनस 540, और यहाँ पे कितनी है, 81। मैंने पहले ही बताया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5400 बराबर 8100। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 5 135, 00 और 50 को भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, 50 1 1, 5 दूनी 10, 5 5 7 35, 270। एक्स का मान कितना आ गया, 270। कितना आ गया, 57.5 गुणित 270 प्लस 5940, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा हमारा, टोटल आ जाएगा 21,465 रुपया। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। ये मैं समझाने के लिए आपको इतना लंबा प्रोसेस लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतना लंबा आपको करना है भाई। अगर इतना लंबा आप करेंगे तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में जब आ जाएगा तो आप उसमें से काफ़ी चीज़ें पॉइंट आप खुद ब खुद कट कर देंगे। ठीक है, जो कि माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 500 कम है और ए बी के दोनों के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर ए में 25% की कमी की जाती है। तो इन परिवर्तनों के बाद उनके वेतन का अनुपात इतना हो जाता है। तो ए और बी का कुल वेतन बताना है। तो एक पहले डायरेक्टली प्रोसेस से करते हैं, ए का वेतन और बी का वेतन। तो ए का वेतन मैं मान लेता हूँ 100x। तो ए का वेतन बी के वेतन से 500 कम है, तो बी का वेतन 500 इससे ज़्यादा होगा, तभी ना अंतर, मतलब बी का वेतन 500 ज़्यादा है। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 25% की कमी 20% की वृद्धि की जाती है। अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 120x। 20% का मान कितना होता है 1/5। अरे भाई देख लो यार, 20% 1/5, तो 1/5 तो 100x का मान कितना होगा, क्या हो जाएगा। 20% बढ़ रहा है मतलब 5 से 6 हो रही है, क्योंकि 1 बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 6/5, तो ये कितना हो गया 20x उड़ते 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 120x आया। समझ में आया 120x। यहाँ पे भी क्या करा 20% की वृद्धि हो रही थी, यह कितना हो जाएगा 120x प्लस 500 का 20% कितना होगा 100। 500 पहले था, 20% और बढ़ गया तो मतलब ये 600 हो गया। अब फिर कह रहा है 25% की कमी हो रही है। अगर 25% की कमी हो रही है दोनों में, तो 25% की कमी कर देते हैं। तो 25% का मान कितना होता है, कितना होता है 1/4। मतलब पहले अगर 4 थी तो 25% कमी हो रही, मतलब एक की कमी अब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और कितने पे कह रहा है 120 पे। पहले 4 थी अब 3 हो रही है। ठीक है, तो 4 3 12, 3 3 90। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 120 का 25% कितना होगा 1/4, तो 4 3 12, 30। मतलब कमी हो रही है, मतलब 120 में से 30 क्या हो रहा है कम हो रहा है। 25% मतलब क्या 30x। तो 30x अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x। बात वही हुई। चाहे जैसे आपको जैसे समझ में आया वैसे समझिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 90x और ये कितना हो जाएगा 25%। 600 का 25% कितना होता है, तो 1/4। 600 का 1/4 कितना 150। 1.5 दूनी 300, 300 दूना 600, यही तो होगा। 150 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 450। ठीक, ए बी का फाइनल आ गया। कह रहा है इन परिवर्तनों के बाद उनके वेतन का अनुपात 9:10 है। इनका रेशियो अगर हम देखें तो ये कितना है, इतना इतना है, और इनका रेशियो जो दिया है वो कितना है 9:10 का। तो सॉल्व कर लेते हैं। 90x बटा कितना 90x प्लस 450 बराबर कितना 9/10। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 10x। ये जीरो सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो क्या होगा कट जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर, इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा 10x
1 का गुणा 10 में तो 10x, इधर 9, इधर 1 है तो 9 का गुणा करेंगे तो 9x प्लस 45। तो x का मान कितना आ गया? 45 आ गया। x का मान हमारा आ गया 45। तो ए और बी का कुल वेतन पूछ रहा है, तो ए और बी का कुल वेतन कितना था? ए प्लस बी का कुल वेतन कितना था? कुल वेतन कितना था? 100x प्लस 100x प्लस 500, यही तो था। तो 200x प्लस 500। अब x का मान आपको पता है कितना? 45। 45 दूना 90, कितना हो जाएगा? 9000 प्लस 500, तो ये कितना हो जाएगा? 9500। कितना हो गया? 9500। तो कौन सही है हमारा? कौन सा सही है? सी, 9500 आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसका मैं एक दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, ये इतना प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल। ठीक कह रहा है। तो हमने ए और बी का वेतन कहाँ मान लिया, माना था हमने 100x, वो तो उतना मान ही लेते हैं। बी का वेतन कितना है? 100x प्लस 500। अब सॉल्व करते हैं। तो सीधा सीधा कह रहा है कि 100x, पहले क्या कर रहा है, उस 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 20% का मान कितना होता है? 1/4, मतलब 4 से 5 हो रही है। फिर क्या हो रहा है? 25% की कमी हो रही है, मतलब 25% का मान कितना होता है? सॉरी, 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। तो 5 से क्या हो रही थी? 6। 20% बढ़ रहा है ना। और 25% का मान कितना होता है? 1/4, मतलब 25% की कमी हो रही है, मतलब 1 की कमी हो रही है, तो कितना हो गया? 3। अब बी में देख लेते हैं, ये 1 था। अब बी का हम देख लेते हैं, तो बी में कितना था? 100x प्लस 500। सेम कहानी इसमें भी वही हो रही है। कितना हो रहा है? 20% की वृद्धि, 5 से 6, 25% की कमी, इतना। ठीक, इतना कर दिया हमने। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे कितना? सेम सेम है, यहाँ भी कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल। यहाँ कितना है? 100x, यहाँ 100x प्लस 500। इनका जो रेशियो आया है वो बता रहा है कि हमारा रेशियो आया है इतना, 100x रेशियो 100x प्लस 500। और इनका जो रेशियो आया है वो कितना है? 9-10 का। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 100x अपॉन 100x प्लस 500 बराबर कितना? 9/10। अब गुणा करते हैं, ये 10 इधर कॉमन होगा तो 1 1 0 कैंसिल, 1 0 और निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये 100x, 1 0 और निकाल लिया तो कितना बच गया? 10x प्लस 5, 9 बचा, और 1 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा? ये 10x, और इधर कितना होगा? 9x प्लस 45। तो यहाँ कितना आ जाएगा? x बराबर 45, यहाँ भी आ गया। x बराबर 45 आ गया, तो पूछ क्या रहा है हमके? ए बी का कुल वेतन। तो यहाँ कितना होगा? 4500। और यहाँ कितना हो जाएगा टोटल इनका वेतन? 4500 प्लस 500, 5000। तो टोटल वेतन कितना हो गया? 9500। कितना हो गया? 9500। समझ में आ गया? तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, बेसिक भी और ट्रिक भी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन बताते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक नाव जो है 920 किमी की दूरी धारा के साथ, किसके साथ?
धारा के साथ डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम 40 घंटे में तय करती है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी हमारी? स्पीड के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 920 किलोमीटर दे रखा है और टाइम कितना लग रहा है? 40 घंटे। तो स्पीड तो हम बता ही सकते हैं ना। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 23 गुना 46 गुना 92, तो 23 किमी प्रति आवर। एक बात बताइए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो क्या होती है? बोट की चाल प्लस करंट की चाल, यही तो होती है। VDS बराबर क्या होता है? बोट की चाल प्लस करंट की चाल, जो कि स्पीड हमारी कितनी आई है? 23 किलोमीटर, जो कि इसके बराबर होगी। इतना समझ में आ गया? अब कह रहा है यदि नाव स्थिर जल में 400 किमी की दूरी 20 घंटे में तय करती है। स्थिर जल मतलब क्या? करंट की कोई चाल नहीं है, बोट से भी जा रही, तो बोट की स्पीड होगी ना भाई। तो बोट 400 किलोमीटर 20 घंटे में जा रही है, तो बोट की स्पीड क्या होगी? 20 भी सही, हम 400, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की चाल आ गई हमारी। बोट की चाल आ गई कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे दे रखा है B प्लस सी बराबर 23, तो C बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। C का मान कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो नाव को 1020 किमी की दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा? धारा के विपरीत तय करने में मतलब ये कह रहा है, तो धारा के विपरीत अप स्ट्रीम स्पीड की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अभी भाई धारा के विपरीत हम जाएंगे, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस दे रखा है, अब हमें स्पीड चाहिए। तो स्पीड क्या है? हमें बोट की चाल और करंट की चाल पता है, तो हम स्पीड भी तो बता सकते हैं। और अप स्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है? बोट की चाल माइनस करंट की चाल होता है। अगर धारा के विपरीत जा रहे हैं, ऐसे धारा मतलब हमारी बोट जा रही है और इधर से धारा आ रही है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध करते हैं। बोट की चाल ज़्यादा होगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी, तो वो क्या होगी? बोट के चाल को क्या करेगी? कम करेगी धारा की चाल। कितना कम करेगी? जितना उसकी स्पीड होगी। तो बोट की चाल अगर 20 किलोमीटर घंटा है और करंट की चाल कितनी है? 3, तो कितना होगा ये? बी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी? अप स्ट्रीम स्पीड। अब हमें अप स्ट्रीम स्पीड भी पता चल गई, टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, तो अप स्ट्रीम टाइम कितना होगा? अप स्ट्रीम टाइम कितना होगा? 1020 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 17, तो 17 छक्का 102, मतलब 60। कितना टाइम लग जाएगा भाई? 60 घंटे। बहुत ज़्यादा लग रहे हैं भाई, लेकिन 1020 किलोमीटर तो जा भी रहा है, तो 60 घंटे भाई, इससे अच्छा तो ट्रेन था हमारा। टाइम कम लगता था, यहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा? भाई क्वेश्चन सही है, मैंने सही बताया, वो तो मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैं बोल रहा था कि ट्रेन से जाने पर तो भाई मुंबई लोग चले जाते हैं, 1400 किलोमीटर हमारे यहाँ से, लगभग 22-23 घंटे में पहुँच जाते हैं। यहाँ तो 1020 किलोमीटर 60 घंटे में पहुँच रहा है। 24 दूना 48, 12, तो 2.5 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा तो आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बेटा, आप इसे ध्यान से पढ़िए। अब आप लोग कहोगे कि प्लेन तो और सही है सर, प्लेन से तो 1-1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। बात सही है, लेकिन प्लेन का फेयर ज़्यादा होता है भाई, टिकट प्राइस ज़्यादा होती है। उतने में तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट AC लेके चले जाओगे। ठीक है तो चलिए पढ़ लिया अब आपने, बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 20 प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। 20 ऑब्जर्वेशनों का औसत 40 है, तो टोटल कितना होगा? टोटल सम कितना होगा उनका? चलिए 2 मेथड बता देता हूँ इनका। फर्स्ट, तो टोटल सम कितना होगा इसका? ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन सम कितना होगा? सम कितना होगा? तो ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज
यही तो हम करते हैं भाई हमेशा से। तो ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 और एवरेज कितना है 40, तो टोटल ऑब्जर्वेशन सम कितना हो गया 800। लेकिन एक चीज ऑब्जर्वेशन में गलती हो गई, वो बोल रहा है कि कितना 800 ऑब्जर्वेशन सम में से 3 गलत हो गए, 25, 50 और 55 के स्थान पे गलती से 15, 45 और 55 जोड़ दिया गया। तो हम क्या करते हैं, हमें टोटल पता है, तो जो गलती की हमने वो घटा देते हैं। तो गलती क्या की हमने 15, 45 और 55, ये गलती की हमने, तो इनको जोड़ के हम क्या घटा देते हैं। और जो हमें लिखना चाहिए था वो हम लिख देते हैं जोड़ के, 25 + 50 + 55। ठीक है, तो क्या होगा टोटल सम अब हमारा, ये तो रॉन्ग वाला तो हो गया था, गलती वाला। अब राइट वाला क्या होगा हमारा, राइट टोटल सम कितना होगा, टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा। अब ये कितना है 15, 45 115 130, तो कितना हमें इससे गलती हो गई 800 + 15, मतलब 815 आना चाहिए था। कितना 815। अब हमसे पूछा क्या है 20 प्रेक्षकों का सही एवरेज, तो एवरेज अब कितना होगा, ऑब्जर्वेशन तो अब भी उतने ही थे, बस वो गलती हुई थी। तो 815 बटा 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 20 ही अभी भी। तो अब निकाल लेते हैं इनका एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा 40.75। कितना 40.75। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ये। एक दूसरा तरीका भी इसका, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि एवरेज बराबर क्या होगा कि अब पहले कितना था 40 था, प्लस अब हम क्या करते हैं कि जो हमने गलती की उसे घटा देते हैं, इसमें जो गलती की हमने घटा देते हैं 15 - 45, ठीक, प्लस -55, और सही क्या था हम वो जोड़ देते हैं 25 + 50 + 55, और इनका क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हमारा क्या था 20 ऑब्जर्वेशन था, तो 20 से भाग दे देंगे, तो ये भी एवरेज है ये भी एवरेज है, तो ये 40 हो जाएगा प्लस और यहाँ कितना होगा 15/20। तो 15/20 का मान कितना होता है 5 × 15 5 × 20। 3/4 का मान कितना होता है 75, तो आप जानते ही हैं कितना होता है 0.75। तो ये कितना हो गया इतना, तो भी तुम्हारा आंसर कितना रहा। तो आप चाहो तो ये करो चाहे तो ये करो, लेकिन आना दोनों चाहिए, आपको आना दोनों चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कम करिए कि हाँ सर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ। और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू, बाय बाय।